हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए 11वां मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि वह 10 मॉडल पेपर आपने पूरी शिद्दत के साथ निकाले होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, परीक्षा पैटर्न पर आधारित है जो कि आपका कुल मॉडल पेपर होने वाला है। इसमें दोस्तों आपके 80 नंबर के पार्ट ए राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन और दोस्तों करंट अफेयर्स और पॉलिटी से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक हैं वे है जो कि पार्ट ए में रहने वाले हैं। और दोस्तों पार्ट बी में आपके नगर पालिका अधिनियम से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि आज तुम्हारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें हैं दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है दोस्तों तो इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। इसका सामना दोस्तों आपको डट कर करना होगा दोस्तों, इस मंजिल को इसकी औकात दिखाने के लिए। संघर्ष तो दोस्तों करना ही पड़ेगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर भी दोस्तों वो आग है, वो जुनून है दोस्तों, वो माँ बाप का सपना पूरा करने की जिद है, तो आइए दोस्तों मिलकर इस मंजिल को इसकी औकात दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से जुड़ जाइए। पहला प्रश्न है आपका, फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों। और मॉडल पेपर भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमने इस तरीके से तैयार किए हैं ताकि दोस्तों जो भी आपने अपना सिलेबस तैयार किया है उसमें आपका दोस्तों कोई भी एक आधा टॉपिक दोस्तों जो रह चुका है तो वो भी है जो कि इसमें क्लियर होने वाला है। तो फटाफट से जुड़ जाइए। पहला प्रश्न यह रहा आपका कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मेवाड़ के कौन से शासक के समय रची गई। जल्दी से बताइए दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मेवाड़ के कौन से शासक के समय रची गई। याद करो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जल्दी से बताइए दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मेवाड़ के कौन से शासक के समय रची गई। याद करो दोस्तों, महाराणा कुंभा के समय। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों के अनुसार गुहिल की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाले कौन थे। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, याद करो दोस्तों। शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों के अनुसार गुहिल की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाले कौन थे। याद करो दोस्तों, चाकसू के गुहिल थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ कछवा की छतरी का लेख कहाँ पर मिलता है। याद करो दोस्तों, जगन्नाथ कछवा की छतरी का लेख कहाँ पर मिलता है। याद करो दोस्तों, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ दोस्तों आपसे पूछे कहाँ पर है तो भीलवाड़ा में है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल है। याद करो दोस्तों, किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक आपसे पूछ रहा है कौन है दोस्तों, जल्दी से बताइए। याद करो दोस्तों, फयाज अली नहीं दोस्तों, कारल खंडालवाला तथा दोस्तों एरिक डिक्सन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापिएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि किन सिक्कों की ढलाई पहली बार कलकत्ता की टकसाल मशीनों से हुई थी। याद करो दोस्तों, किन सिक्कों की ढलाई पहली बार कलकत्ता की टकसाल मशीनों से हुई है। याद करो दोस्तों, फतेह शाही सिक्के। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता के काल काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे। याद करो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे, याद है आपको। याद करो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता में लोग हैं जो कि सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत में किस पुरातात्विक स्थल पर पहली बार एक साथ बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त किए गए थे। याद करो दोस्तों, भारत में किस पुरातात्विक स्थल पर पहली बार एक साथ बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त किए गए थे। तो याद करो दोस्तों, कहाँ पर प्राप्त किए गए थे, गणेशर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों।
ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कालीबंगा प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, कालीबंगा प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है? याद है आपको किसे जाना जाता है? सौंथी को जाना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि बैराठ में स्थित पहाड़ी कौन सी है दोस्तों, जहाँ पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? याद करो दोस्तों, बैराठ में स्थित पहाड़ी जहाँ पर दोस्तों बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? याद करो दोस्तों, उसे किस नाम से जाना जाता है? बीजक की पहाड़ी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि पश्चिमी राजस्थान में किस इतिहासविद द्वारा पुरापाषाण कालीन मानव संस्कृति के चिन्ह खोजे गए? जल्दी से बताइए दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में किस इतिहासविद द्वारा पुरापाषाण कालीन मानव संस्कृति के चिन्ह खोजे गए? याद करो दोस्तों, श्रीमती बी आलचिन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राव मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदय सिंह व चंद्रसेन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राव मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदय सिंह व चंद्रसेन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? याद है आपको कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? लोहावट का युद्ध। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि मारवाड़ की मुक्ति के लिए 30 वर्षीय युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से बताइए दोस्तों, मारवाड़ की मुक्ति के लिए 30 वर्षीय युद्ध का नेतृत्व याद करो दोस्तों किसने किया था? दुर्गादास राठौड़ ने। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बणी ठणी चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? याद करो दोस्तों, तो बणी ठणी का चित्रांकन को दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? निहाल चंद द्वारा किया गया था। और इसे दोस्तों राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। बणी ठणी का दोस्तों अर्थ होता है राजस्थान में, राजस्थानी भाषा में अगर अर्थ देखें दोस्तों, तो इस बणी ठणी का अर्थ दोस्तों होता है सजी धजी। इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चीन के बॉक्सर युद्ध के दौरान मारवाड़ के किस शासक ने अपनी सेनाएं भेजी? याद करो दोस्तों, चीन के बॉक्सर युद्ध के दौरान मारवाड़ के किस शासक ने अपनी सेनाएं भेजी थी? याद है आपको? मारवाड़ के दोस्तों किस से शासक ने दोस्तों अपनी सेना भेजी थी? सरदार सिंह ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मंदिर महामंदिर का निर्माण मान सिंह ने कहाँ करवाया था? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मंदिर महामंदिर का निर्माण मान सिंह ने कहाँ करवाया था? कहाँ करवाया था दोस्तों? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मोकल की कौन सी रानी ने मात्र 5 सैनिकों के साथ मुस्लिम सेना का सामना किया था? जल्दी से बताइए दोस्तों, मोकल की वह कौन सी रानी थी जिसने 5 सैनिकों के साथ मुस्लिम सेना का सामना किया था? तो कौन सी थी दोस्तों? कमलावती। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि खानवा के युद्ध में घायल सांगा का स्थान या छत्र किसने ग्रहण किया था? याद करो दोस्तों, खानवा का युद्ध दोस्तों हुआ था 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। उस समय दोस्तों खानवा के युद्ध में है जो कि राणा सांगा का स्थान या छत्र किसने संभाला था दोस्तों? याद करो दोस्तों, झाला अज्जा ने संभाला था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका
कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? याद करो दोस्तों, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मेवाड़ में एक गांव से दूसरे गांव में माल लाने और माल ले जाने पर दोस्तों जो कर लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? जल्दी से बताइए। उस कर को दोस्तों क्या कहा जाता था? याद करो दोस्तों, क्या कहा जाता था? मापा कर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनीरा चूंटिया नामक 13 सोरठों की रचना किसने की थी? याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनीरा चूहटिया नामक 13 सोरठों की रचना किसने की थी? याद है आपको किसने की थी? जल्दी से बताइए। किसने की थी? केसरी सिंह बार्ठ ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1665 ईस्वी में। तो पुरंदर की संधि को विवश करने हेतु पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन था? जल्दी से बताइए दोस्तों। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन था? याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा राजा तथा अमीर उल उमरा की उपाधि किस कछुआ शासक को प्रदान की गई? याद करो दोस्तों, अकबर द्वारा राजा तथा अमीर उल उमरा की उपाधि दोस्तों किस कछुआ शासक को प्रदान की गई? याद है आपको? बिहारी मल को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको भारमल दे दे तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बिहारी मल का ही नाम है जो कि भारमल था। इसे भी आपको नोट करना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि जयपुर और जोधपुर के मध्य गिंगोली के युद्ध का क्या कारण था? याद करो दोस्तों, जयपुर और जोधपुर के मध्य जो गिंगोली का युद्ध हुआ था उसका मूल कारण क्या था दोस्तों? आपको पता है? मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता किसे माना जाता है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता किसे माना जाता है? याद करो दोस्तों, आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता है जो कि मिर्जा इस्माइल को माना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि जयपुर की उस कछुआ वंशीय जयपुर के यहाँ पर करना दोस्तों, जयपुर के उस कछुआ वंशीय शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रेमिका रस कपूर के नाम पर दोस्तों जयपुर रियासत का आधा राज्य करने तथा ही दोस्तों टकसाल है जो कि उसके नाम पर सिक्के जारी किए। तो कौन था वह शासक दोस्तों? जल्दी से बताइए। जयपुर के उस कछुआ वंशीय शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रेमिका रस कपूर के नाम पर जयपुर रियासत का आधा राज्य करने साथ ही दोस्तों टकसाल उसके नाम पर सिक्के जारी किए। याद करो दोस्तों, कौन सा था वह शासक? जगत सिंह था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर कब हुआ था? बड़ा इजी सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल भी है दोस्तों। जल्दी से बताइए, राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर दोस्तों कब हुआ था? याद है आपको? याद करो दोस्तों, कब हुआ था? 1301 में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। किसने जौहर किया था दोस्तों? महारानी रंग देवी ने, जो हमीरदेव चौहान की पत्नी थी। इसे भी आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है
कि प्रथम खिलजी सुल्तान कौन था जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो दोस्तों। प्रथम खिलजी सुल्तान कौन था जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था? याद है आपको? कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर विजय के पश्चात दुर्ग किसे सौंपा था? याद है दोस्तों आपको, अलाउद्दीन खिलजी ने जब सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था तो सिवाना दुर्ग पर विजय के पश्चात वह दुर्ग दोस्तों किसे सौंपा था? याद करो, किसे सौंपा था दोस्तों? याद करो जल्दी से। कमालुद्दीन को सौंपा था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के इतिहास का पहला जौहर महारानी रंगदेवी ने किया था। रंगदेवी किस राजपूत शासक की पत्नी थी? अभी बताया था दोस्तों जस्ट। किसकी पत्नी थी दोस्तों? याद करो दोस्तों, हमीरदेव चौहान की। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। जौहर कब हुआ था दोस्तों? 1301 में। और दोस्तों ये राजस्थान का पहला जौहर माना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किसमें उल्लेख किया गया था कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अजमेर के एक महल में बंदी रखा था? याद करो दोस्तों, किसमें है जो कि ये उल्लेख मिलता है दोस्तों? जल्दी से बताइए किसमें मिलता? पृथ्वीराज प्रबंध में। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? याद करो दोस्तों, धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों किसने किया था? राव रामचंद्र व हीरालाल ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आहुआ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? याद करो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा इजी सवाल है दोस्तों। आहुआ वर्तमान में किस जिले में है दोस्तों? पाली जिले में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि मेजर बर्टन 1857 में किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? याद करो दोस्तों, मेजर बर्टन 1857 ईस्वी में किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? याद है आपको? किसका था दोस्तों? कोटा का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कोटा महाराव राम सिंह वे विद्रोहियों के मध्य समझौता किसने करवाया था? याद करो दोस्तों, कोटा महाराव राम सिंह वे विद्रोहियों के मध्य समझौता किसने करवाया था? याद है आपको? 1857 की क्रांति दोस्तों आपने पढ़ी है तो जल्दी से बताइए दोस्तों, कोटा महाराव राम सिंह वे विद्रोहियों के मध्य दोस्तों समझौता किसने करवाया था? याद करो दोस्तों, गोस्वामी कन्हैया लाल ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कोटा में कब हुई थी? याद करो दोस्तों, 1857 ईस्वी की जो क्रांति की शुरुआत है दोस्तों वो कोटा में दोस्तों कब शुरू हुई थी? जल्दी से बताइए। तो कोटा में दोस्तों शुरुआत कब हुई थी? याद करो दोस्तों, 15 अक्टूबर 1857 को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मरुस्थल में बुर्ज झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो याद करो दोस्तों, मरुस्थल में बुर्ज झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? याद करो किस नदी पर हुआ दोस्तों? कांकनी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो याद करो दोस्तों, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? जल्दी से बताइए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अर्जुन की गंगा याद है आपको? किस नदी को दोस्तों? बाणगंगा नदी को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मेवाड़ के इतिहास को समेटे
तो 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजस्थान की किस झील के किनारे स्थित है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, स्टार लगा लो कि मेवाड़ के इतिहास को समेटें तो 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजस्थान की किस झील के किनारे है? याद करो दोस्तों, किस झील के किनारे दोस्तों? राजसमंद झील के किनारे है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मावठा नामक झील कहाँ स्थित है? याद करो दोस्तों, मावठा नामक झील कहाँ पर है? याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों, मावठा नामक झील कहाँ पर है? आमेर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में बांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। राजस्थान में बांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? तो कौन सा भाग कहलाता है दोस्तों? शेखावटी भूभाग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि केवलादेव घना पक्षी विहार को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया? याद करो दोस्तों, केवलादेवी पक्षी विहार आपसे पूछे कि कहाँ पर है दोस्तों, तो भरतपुर में है, इसे आपको नोट करना है। और दोस्तों इसे है जो कि विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया? याद करो दोस्तों, कब सम्मिलित किया गया था? 1985 को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अमली मेणी का महल किस अभयारण्य में स्थित है? याद करो दोस्तों, अमली मेणी का महल किस अभयारण्य में स्थित है? याद है आपको? जल्दी से बताइए। अमली मेणी का महल दोस्तों कहाँ पर है? दर्रा अभयारण्य में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? याद करो दोस्तों, राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? जल्दी से बताइए कौन सा है दोस्तों? सज्जनगढ़ अभयारण्य, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर जिले में है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कांकनवाड़ी किला किस अभयारण्य में स्थित है? याद करो दोस्तों, कांकनवाड़ी का किला किस अभयारण्य में स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कांकनवाड़ी का किला किस अभयारण्य में स्थित है? सरिस्का अभयारण्य में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और सरिस्का दोस्तों आपसे पूछे कहाँ पर है, तो अलवर में है, इसे भी आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 1987 में घोषित कनक सागर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? याद करो दोस्तों, 1987 में घोषित कनक सागर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? याद है आपको? किस जिले में दोस्तों? बांसी दुगारी। कहाँ पर? बूंदी में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार कौन थी दोस्तों, जिसने राजस्थान और उसके बाहर भी ये नृत्य किया था? याद करो दोस्तों, भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार कौन थी दोस्तों, जिसने राजस्थान और उसके बाहर भी है जो कि ये नृत्य किया था? तो कौन थी दोस्तों? जोधपुर की पुष्पा व्यास। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। पुष्पा दोस्तों वह पुष्पा नहीं जो पुष्पा झुकेगा नहीं, वह पुष्पा नहीं है ना। पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, है ना, वह पुष्पा नहीं है दोस्तों। जोधपुर की पुष्पा व्यास दोस्तों एक महिला है जिसने है जो कि भवाई नृत्य की है, जो कि ये पहली महिला कलाकार है। और इसने है जो कि राजस्थान और उसके बाहर भी है जो कि ये नृत्य किया था। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको याद ना रहे तो झुकेगा नहीं वाला पुष्पा आप याद रख लेना ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लांगोरिया नृत्य कहाँ होते हैं? याद करो दोस्तों, लांगोरिया नृत्य कहाँ पर होते हैं? याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों, लांगोरिया नृत्य कहाँ पर होता है दोस्तों?
कैला देवी के मंदिर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि लहरी नृत्य किस जाति का प्रमुख नृत्य है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। लहरी नृत्य किस जाति का प्रमुख नृत्य है, जल्दी से बताइए दोस्तों, किस जाति का है। कंजर जाति का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि कंजर जाति राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो अजमेर ज़िले में, ठीक है। और दोस्तों पूछे आपसे कि कथोड़ी जाति कहाँ पर पाई जाती है, कथोड़ी जनजाति, तो है जो कि ये उदयपुर में पाई जाती है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मूमल और महेंद्र की दंत कथाओं के लिए जैसलमेर का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, मूमल और महेंद्र की दंत कथाओं के लिए जैसलमेर का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। याद करो दोस्तों, कौन सा क्षेत्र है, लोद्रवा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि गोरिम्मा नामक नई राग का सर्जन करने वाले संगीतकार कौन हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों, गोरिम्मा नामक नई राग का सर्जन करने वाले संगीतकार कौन है। याद है आपको, कौन है दोस्तों, पंडित रविशंकर नहीं दोस्तों, पंडित विश्व मोहन भट्ट है। ऑप्शन नंबर बी छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। मेरा नहीं दोस्तों, यहाँ पर मेला करना है ना। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित दोस्तों मेला लगता है, याद है आपको, किस जनजाति से संबंधित लगता है दोस्तों, सहरिया जनजाति से संबंधित। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि महाशिवरात्रि का पशु मेला राज्य के किस जिले में भरता है। याद करो दोस्तों, महाशिवरात्रि का पशु मेला राज्य के किस जिले में भरता है दोस्तों, जल्दी से बताइए, किस जिले में भरता है। करौली जिले में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है। याद करो दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ कहाँ पर लगता है, याद है आपको, कहाँ पर लगता है दोस्तों, बाणेश्वर में। बिल्कुल बाणेश्वर कहाँ पर है, डूंगरपुर में है, तो डूंगरपुर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोम माही जाखम बाणेश्वर तीर्थ, याद है ना आपको दोस्तों, डूंगरपुर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है दोस्तों। याद करो दोस्तों, वैशाख माह में निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और कजली तीज की भव्य सवारी दोस्तों जो बूंदी में निकाली जाती है, इसे भी आपको नोट करना है। और जयपुर में है जो कि तीज की सवारी निकाली जाती है, और ये दोस्तों वैशाख माह में निकाली जाती है, इसे भी आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है। याद करो दोस्तों, कौन सा त्यौहार है जो कि श्रावण मास में नहीं आता है। नाग पंचमी दोस्तों श्रावण मास में आती है, तीज भी दोस्तों आपकी श्रावण मास में आती है, और रक्षाबंधन भी श्रावण में आता है। लेकिन दोस्तों जन्माष्टमी है जो कि आपकी श्रावण मास में नहीं आती है। ये दोस्तों किस मास में आती है, कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए, कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है। याद करो दोस्तों, किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है। याद करो, किस लोक देवी का दोस्तों, करणी माता का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। करणी माता, याद करो दोस्तों, देशनोक बीकानेर में इसका प्रमुख मेला लगता है, और वहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक है जो कि चूहों की संख्या है, और दोस्तों इसे चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। और उन चूहों को दोस्तों वहाँ के नाम से है जो कि काबा भी कहते हैं उन चूहों को, इसे भी आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका
कि धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? याद है आपको? किस जिले में दोस्तों? अलवर जिले में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किस संप्रदाय में भगवान के भोग लगाते समय गाए जाने वाले भजन को आरोगणा कहा जाता है? याद करो दोस्तों, किस संप्रदाय में भगवान के भोग लगाते समय गाए जाने वाले भजन को आरोगणा कहा जाता है? तो किस संप्रदाय में दोस्तों? निष्कलंकी संप्रदाय में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित वल्लभ घाट कहाँ स्थित है? याद करो दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित वल्लभ घाट कहाँ पर है दोस्तों? वल्लभ नगर दोस्तों आपसे पूछे तो उदयपुर में है दोस्तों, लेकिन वल्लभ संप्रदाय से संबंधित वल्लभ घाट कहाँ पर है दोस्तों? पुष्कर में है। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? याद करो दोस्तों, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? याद है आपको? किसने की थी दोस्तों? लालगिरी ने की थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा के मिलने के बाद राजस्थान में कुल कितने जिले थे? याद है आपको? 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा की मिलने के बाद राजस्थान में उस समय कुल कितने जिले थे? तो कुल है जो कि उस समय कितने थे? 25 नहीं दोस्तों, 26 जिले थे। ऑप्शन नंबर डी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राज्य के कार्यपालन संबंधी सभी कार्यों के लिए ये जानने की अभिव्यक्ति है कि राज्यपाल के नाम से की जाएगी। संविधान में ये है जो कि दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है? यानी दोस्तों आपके राज्य के राज्यपाल संबंधी सभी कार्यों के लिए यह जानने की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से की जाएगी। संविधान में ये किस अनुच्छेद में है जो कि व्यवस्था की गई है? इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। हर मॉडल पेपर की तरह दोस्तों इसका ऑप्शन भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम सबसे पहले कहाँ पारित हुआ था? याद करो दोस्तों, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम सबसे पहले कहाँ पर पारित हुआ था? याद है आपको? कहाँ पर हुआ था दोस्तों? जल्दी से बताइए कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय की एकीकृत स्वरूप का शुभारंभ कब हुआ? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय की एकीकृत स्वरूप का शुभारंभ कब हुआ था? याद है आपको? कब हुआ था दोस्तों? 1949 को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि उपखंड अधिकारी के अधीन प्रत्येक तहसील में प्रशासन एवं भू राजस्व आदि की देखरेख कौन करता है? याद करो दोस्तों, उपखंड अधिकारी के अधीन प्रत्येक तहसील में प्रशासन एवं भू राजस्व आदि की देखरेख कौन करता है? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन करता है? तहसीलदार करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं? याद करो दोस्तों, राज्य सचिवालय में स्थित जो विभाग होते हैं वह क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए छापना, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है आपका कि संविधान के किस भाग में राजस्थान मंत्रिपरिषद तथा राज्य महाधिवक्ता का उल्लेख मिलता है? याद करो दोस्तों, संविधान के किस भाग में राजस्थान मंत्रिपरिषद तथा राज्य महाधिवक्ता का उल्लेख है? याद करो किस भाग में दोस्तों? भाग 6 में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में पहली बार वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई। याद करो दोस्तों, राजस्थान में पहली बार है जो कि वित्त आयोग की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई, याद है आपको 1995 को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया। जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, याद है आपको कब किया गया था, याद करो दोस्तों कब किया गया था, 20 अगस्त 1949 को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है। याद करो दोस्तों, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है। याद करो दोस्तों, अनुच्छेद 233 से 247। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित खिलाड़ी डॉक्टर देवेंद्र कुमार का संबंध किस खेल से है। याद करो दोस्तों, हाल ही में चर्चित खिलाड़ी डॉक्टर देवेंद्र कुमार का संबंध किस खेल से है, याद है आपको किस खेल से है दोस्तों, जल्दी से बताइए। गोल्फर से है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मेलों और त्योहारों तथा प्रचार फिल्म पर्यटन की श्रेणियों में ट्रैवल एंड टूरिज्म एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स 2023 से किस राज्य को पुरस्कृत किया गया। याद करो दोस्तों, किसको पुरस्कृत किया गया, जल्दी से बताइए। तो किसको किया गया दोस्तों, राजस्थान को किया गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि हाल ही में राज्य के किस खिलाड़ी को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुना गया। याद करो दोस्तों, किसे चुना गया, जल्दी से बताइए। हाल ही में राज्य के किस खिलाड़ी को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। याद करो दोस्तों, किसे चुना गया है, हर्ष चौधरी को चुना गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि राजस्थान के किस विभाग द्वारा नवाचार के तहत योजनाओं की जानकारी आवेदन के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन से शुरू की गई है। याद करो दोस्तों, राजस्थान के किस विभाग द्वारा नवाचार के तहत योजनाओं की जानकारी आवेदन के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन से शुरू की गई है, याद है आपको किस विभाग दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि हाल ही में BSNL BSF के संयुक्त तत्वाधान में ऑप्टिक फाइबर OLT का शुभारंभ कहां पर किया गया। याद करो दोस्तों, कहां पर किया गया, जल्दी से बताइए दोस्तों, कहां पर किया गया, रामगढ़ जैसलमेर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि केंद्र सरकार द्वारा 100 वर्ष पुराने बांधों के सेफ्टी ऑडिट में राजस्थान के कितने बांधों को शामिल किया गया। स्टार लगा लो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। केंद्र सरकार द्वारा 100 वर्ष पुराने बांधों के सेफ्टी ऑडिट में राजस्थान के कितने बांधों को शामिल किया गया। तो कितने बांधों को शामिल किया गया, जल्दी से बताइए। राजस्थान के कुल 5 बांधों को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु किस पोर्टल का लोकार्पण किया है। याद करो दोस्तों, किस पोर्टल का किया है, किस पोर्टल का लोकार्पण किया दोस्तों, और राजशील पोर्टल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि हाल ही में किस संस्थान द्वारा हाइड्रोपोनिक्स आधुनिक कृषि तकनीकी को विकसित किया गया है। तो किस संस्थान द्वारा दोस्तों, काजरी
जोधपुर द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सुर्खियों में रहा है, इनके दोस्तों मंत्री कौन हैं? जल्दी से बताइए। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सुर्खियों में रहा है दोस्तों, इनकी मंत्री कौन है? याद करो दोस्तों कौन है, जल्दी से बताइए दोस्तों कौन है इसकी मंत्री? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, या दोस्तों टीकाराम जूली है, या शकुंतला रावत है, या दोस्तों उदयलाल आंजना है? कौन है दोस्तों? तो टीकाराम जूली। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं पार्ट बी की ओर, देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपके पार्ट बी में सही होते हैं। तो प्रश्न है आपका, सुमेलित करना है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? धारा 51 में दोस्तों नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध है क्या? जल्दी से बताइए। बिल्कुल है। और दोस्तों धारा 57 में समिति का अध्यक्ष, बिल्कुल। और दोस्तों धारा 37 में है जो कि पद की शपथ होती है। लेकिन दोस्तों धारा 38 में सदस्य हटाए जाने का उल्लेख हमें नहीं मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, अगला है दोस्तों आपका कि RUIDP का पूरा नाम बताना है। इसका ऑप्शन भी आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है। पहले दोस्तों मैं केवल आपके पार्ट ए में है जो कि आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन छोड़ता था, लेकिन दोस्तों अब है जो कि आपके लिए पार्ट बी के लिए भी एक क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, और इसके आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताने हैं। चलिए अगला है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी नगर निगम के एक अधिकारी को दूसरे नगर निगम में स्थानांतरण करने का अधिकार किसको है? याद करो दोस्तों किसको अधिकार है ये, जल्दी से बताइए दोस्तों किसको है? किसको है दोस्तों? राज्य सरकार को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि राजस्थान में नगरीय विकास न्यास यानी UIT कितने शहरों में है? याद करो दोस्तों राजस्थान में नगरीय विकास न्यास कितने शहरों में है दोस्तों? जल्दी से बताइए कितने शहरों में दोस्तों? 14 शहरों में। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगर पालिका के मुख्य कार्यों का वर्णन किया गया है? याद करो दोस्तों किस धारा में है जो कि मुख्य कार्य नगर पालिका के मुख्य कार्यों का वर्णन किया गया है? जल्दी से बताइए किस धारा में दोस्तों? धारा 45 में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका अधिनियम की धारा 2 में वर्णित क्या किया गया है बताना है दोस्तों। राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम 1954, या फिर दोस्तों जीव चिकित्सा अपशिष्ट है, या दोस्तों भवन निर्माता भवन और भवन स्थल या पूर्व दिवस है, या दोस्तों पार्षद अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी है। याद करो दोस्तों धारा 2 में क्या वर्णित है? ये सभी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। धारा 2 में है जो कि राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम 1954 भी है, जीव चिकित्सा अपशिष्ट है, भवन निर्माता भवन स्थल पूर्व दिवस है, और पार्षद अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि अप्राधिकृत अस्थायी विकास को हटाने या रोकने के लिए नगर पालिका कितने दिनों के भीतर लिखित रूप से आदेश दे सकती है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों कितने दिवस के भीतर है जो कि लिखित रूप से आदेश दे सकती है? याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों। 15 दिवस के भीतर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, अगला है दोस्तों कि कोई भी न्यायालय राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 23 के अंतर्गत किए गए अपराध पर संज्ञान कब ले सकता है? याद करो दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है। कब ले सकता है दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष आदेश पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम
के तहत वार्ड समिति की गणपूर्ति का क्या प्रावधान है दोस्तों? जल्दी से बताइए, इसका प्रावधान क्या है? अध्यक्ष प्लस कितने सदस्य? 4? नहीं दोस्तों, 4 नहीं, अध्यक्ष प्लस है जो कि आपके 2 सदस्य। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि नगर पालिका का प्रशासनिक अध्यक्ष यानी प्रमुख कौन होता है? याद करो दोस्तों, नगर पालिका का प्रशासनिक अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है दोस्तों? कौन होता है दोस्तों? आप ही होने वाले हो ना, ईओ यानी अधिशासी अधिकारी होने वाला। आप किसकी तैयारी कर रहे हो दोस्तों? ईओ की कर रहे हो या दोस्तों आरओ की कर रहे हो? जल्दी से बताइए। नगर पालिका का प्रशासनिक अध्यक्ष या दोस्तों प्रमुख कौन होता है? ईओ ही होता है। इसकी फुल फॉर्म है अधिशासी अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि भारतीय न्यास अधिनियम कब आया? ईओ का पद दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण पद है दोस्तों। याद करो दोस्तों, जब आपका सिलेक्शन होगा ना दोस्तों, तब है जो कि नगर पालिका का दोस्तों सारा खजाना आपके पास होगा ना। वो पिंजरा है ना दोस्तों, सारा पिंजरा है जो कि आपके पास ही होगा। तो दोस्तों अब एग्ज़ाम में बहुत कम ही दिन बचे हैं, पूरी जी जान लगा दो दोस्तों, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो अपना सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो जल्दी से बताइए, भारतीय न्यास अधिनियम कब आया? याद करो दोस्तों, कब आया था भारतीय न्यास अधिनियम? याद है आपको? 1982 को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 68 के अनुसार नगर पालिका की संपत्ति के लिए नगर पालिका एक किसके रूप में है जो कि कार्य करती है? याद करो दोस्तों, किसके रूप में कार्य करती है? यह है जो कि एक न्यासी के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की किस लेखा के अधिशेष को सामान्य लेखा के अंतरित नहीं किया जा सकता? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की किस लेखा के अधिशेष को सामान्य लेखा के अंतरित नहीं किया जा सकेगा? याद करो दोस्तों, वाणिज्य परियोजना लेखा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नगरीय निकायों की आय के स्रोत क्या हो सकते हैं? याद करो दोस्तों, स्थानीय सीमा में निहित कर या दोस्तों केंद्रीय जैसे फीस जुर्माना आदि, या केंद्रीय या दोस्तों आपके यह जो कि आपके केंद्रीय व राज्य अनुदान या उधार व ऋण से प्राप्त आय। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट है। चलिए अगला है आपका कि नगर पालिका की संरचना हेतु न्यूनतम वार्डों की संख्या क्या होगी? याद करो दोस्तों, न्यूनतम वार्डों की संख्या कितनी होने वाली है? कितनी होगी दोस्तों? 20। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि नगर पालिका अधिनियम संशोधन 2010 के अनुसार कितनी दावाकृत रकम जमा करने की अपील सुनी जाएगी? याद करो दोस्तों, कितनी राशि? कितनी दोस्तों? 25%। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 126 के अधीन मांगी जानकारी न देने या गलत देने पर जुर्माना कितना होगा दोस्तों? याद करो दोस्तों, कितना जुर्माना होगा? 1000 रुपये। बिल्कुल 2000 नहीं दोस्तों, 1000 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि नगर पालिका अधिनियम अनुसार योजना के रूपांतरण के लिए अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित आवश्यक है? किसके द्वारा दोस्तों? किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा नहीं दोस्तों, सलाहकार समिति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी छापना। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 190 के अनुसार भवन अनुमति और निर्माण समिति द्वारा निर्दिष्ट फुटपाथों की न्यूनतम चौड़ाई किससे कम नहीं होगी? याद करो दोस्तों, किससे कम नहीं होगी? सड़क के दोनों ओर 1.5 मीटर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए
अगला है आपका कि भू राजस्व अधिनियम 1956 की कौन सी धारा अधीनस्थ रखी गई भूमि के नगर पालिका किसी व्यक्ति को आवंटित या नियमित कर सकती है। तो कौन सी धारा दोस्तों, जल्दी से बताइए। धारा 90 का नहीं दोस्तों, धारा 90 का ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि धारा 234 के अधीन जीव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा। तो जल्दी से बताइए दोस्तों किसके द्वारा किया जाएगा। याद करो दोस्तों किसके द्वारा किया जाएगा, नगर पालिका के द्वारा। किस धारा के तहत दोस्तों, धारा 234 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि जब किसी गांव को नगर पालिका घोषित कर दिया जाए तो गलत कथन कौन सा है। जल्दी से बताइए दोस्तों। ऐसे क्षेत्र गांव नहीं रहेंगे, बिल्कुल ऐसे क्षेत्र गांव नहीं रहेंगे। और है जो कि स्थापित पंचायत कार्य करना बंद कर देगी, बिल्कुल कर देगी। और नई नगर पालिका के लिए तुरंत चुनाव करवाए जाएंगे, इसमें है जो कि थोड़ा डाउट लग रहा है ना। और पंचायत अस्थियाँ व दायित्व नगर पालिका के न्यायगत होंगे, ये तो सही है। लेकिन दोस्तों नई नगर पालिका है जो कि नई नगर पालिका के लिए तुरंत चुनाव करवाए जाएंगे, ये इसका एकदम गलत आंसर है ना। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट है। किसका, क्वेश्चन नंबर 23 का। जब किसी गांव को नगर पालिका घोषित कर दिया जाए तो गलत कथन ये है कि नई नगर पालिका के लिए तुरंत चुनाव करवाना अनिवार्य नहीं होगा। तो इसमें क्या दिया गया कि नई नगर पालिका के लिए तुरंत चुनाव करवाए जाएंगे, नहीं। ये चुनाव कब करवाए जाएंगे, याद करो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए चुनाव कब करवाए जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, कब करवाए जाएंगे जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल छापना। तो कब करवाए जाएंगे जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 303 के तहत अधीन शक्तियाँ, कर्तव्य और दोस्तों कर्त्य किस समिति से संबंधित है। याद करो दोस्तों किससे संबंधित है, वित्त समिति से नहीं दोस्तों, नियम और उप विधि समिति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि धारा 299 के अधीन समझौता करने वाले सशक्त व्यक्ति की कार्यवाही को नियमित कौन करेगी दोस्तों, विनियमित कौन करेगी। तो कौन दोस्तों विनियमन करेगा जल्दी से बताइए। राज्य सरकार द्वारा है जो कि विनियमन होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, सही कथन दोस्तों आपको छांटना है जल्दी से। भारतीय संविधान में ग्राम सभा तथा वार्ड सभा दोनों के गठन का प्रावधान किया गया है बिल्कुल। और जहाँ पर है जो कि ग्राम सभा प्रत्येक ग्राम पंचायत के वयस्क मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की संस्था है। और दोस्तों वार्ड सभा शहरी क्षेत्र के वार्डों के सभी व्यक्तियों से मिलकर बनी है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी छापना, क्या ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर एक और दोनों। चलिए अगला है आपका कि जिला नियोजन समिति के बारे में सही तथ्य कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताइए। यह दोस्तों संवैधानिक संस्था है क्या, या फिर है जो कि इसका गठन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाता है। नहीं, समिति में दोस्तों 75% सदस्य पंचायतों से तथा 25% सदस्य नगरों से चुने जाते हैं, बिल्कुल। और ये जिले के समेकित विकास के लिए योजनाओं व कार्यक्रमों का निर्माण, अनुमोदन व क्रियान्वयन करती है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है ना। 3 और 4 दोनों इसका एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है कि जिला नियोजन समिति के गठन में पंचायत व नगरीय निकायों के निर्वाचन सदस्यों का अनुपात कितना होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। कितना अनुपात होता है जल्दी से बताइए, कितना होता है। 80:20, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि 100 लाख से अधिक का सामान क्रय करने के लिए क्या समय सीमा है जिसका पालन करना चाहिए दोस्तों। समय सीमा क्या है दोस्तों, 30 दिन। तो समय सीमा है जो कि 30 दिन है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से निविदा के प्रकार नहीं है, कौन से नहीं है दोस्तों। खुली निविदा भी है दोस्तों,
समिति निविदा भी है और एक फर्म को निविदा भी है, 2 फर्म को निविदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी के निर्देशों की अवज्ञा करता है तो उसको बैठक में रोकने का अधिकार किसको होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों किसको होगा? तो किसको होगा दोस्तों? पीठासीन अधिकारी को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य अधिकारी, सेवक और नगर पालिका कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। कौन सी धारा में वर्णित है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सी धारा में वर्णित है दोस्तों? जल्दी से बताइए। धारा 66 में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी मुख्य नगरपालिका कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा है? याद करो दोस्तों कौन सा है? जन्म मृत्यु पंजीकरण है, बिल्कुल है। मार्गों का नामांकन व घरों का संख्याङ्कन करना, बिल्कुल ये भी शामिल है। और दोस्तों सार्वजनिक शौचालय व मूत्रालयों का निर्माण करना, बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट है, बिल्कुल। चलिए अगला है आपका कि जिस नगर पालिका में एससी व एसटी की संख्या संयुक्त जनसंख्या नगर पालिका की कुल जनसंख्या से 70% से अधिक हो, वहाँ पर है जो कि ओबीसी की सीट कितनी होगी? जल्दी से बताइए दोस्तों, ओबीसी की सीट वहाँ पर कितनी होगी? जिस नगर पालिका में एससी व एसटी की संयुक्त जनसंख्या नगर पालिका की कुल जनसंख्या के 70% से अधिक हो, वहाँ पर ओबीसी की जनसंख्या क्या होगी? सर वहाँ पर तो कहाँ ओबीसी की जनसंख्या होती है ना, ओबीसी को कहाँ सीट मिलती है भाई? वहाँ पर है जो कि ओबीसी की सीट शून्य होती है। चलिए ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। अगला है आपका कि राजस्थान की प्रथम नगर पालिका का गठन कब किया गया? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान की प्रथम नगर पालिका का गठन कब किया गया? 1864 को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए वहीं आपका अगला है कि राज्य में नगर परिषद की कौन सी श्रेणी की नगर पालिका को कहा जाता है? कौन सी श्रेणी को दोस्तों? नगर पालिका सेकंड। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताइए क्या है दोस्तों? स्वच्छ, बड़ा इजी सवाल है दोस्तों। खुले में शौच को कम करना या ख़त्म करना। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान को स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम चरण में गहन सफाई अभियान के लिए चुना गया था? किसको दोस्तों? अजमेर शरीफ दरगाह। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है आपका कि बजट घोषणा 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितनी इंदिरा रसोई संचालित करने की घोषणा की है? कितनी दोस्तों? जल्दी से बताइए कितनी? 2000। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही है, आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है आपका कि इंदिरा रसोई योजना के संबंध में सही कथन का चयन करना है आपको। जल्दी से बताइए। इस योजना के अंतर्गत 1.34 लाख रोज तथा 4.87 करोड़ प्रतिवर्ष भोजन की थाली परोसने का लक्ष्य है, बिल्कुल। और ये है जो कि बजट 2023 में 2000 रसोइयाँ करने का लक्ष्य है, बिल्कुल। और इस योजना का भूतपूर्व नाम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए वहीं आपका लास्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? बड़ा इजी, बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा सिंपल सा सवाल है दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से बताइए कब हुई थी दोस्तों? 25 जून 2015 को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास। परीक्षा से पहले है जो कि आपके पार्ट ए और पार्ट बी से संबंधित है, जो कि कुल 30 मॉडल पेपर होने वाले हैं। इन मॉडल पेपरों को दोस्तों आपने पूरे ढंग के साथ निकाल लिया तो दोस्तों आप इस मंजिल को इसकी औकात दिखाकर ज़रूर आओगे ना। और केवल दोस्तों मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग है जो कि आपका पेपर आने वाला है। और पीडीएफ की चिंता मत करो दोस्तों,
इसी वीडियो की पीडीएफ है जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जो कि टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाना। वहाँ पर है जो कि मैं इसकी पीडीएफ डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लास आपकी शाम 6:15 बजे आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि है जो कि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कई विद्यार्थियों के दोस्तों कमेंट्स आ रहे थे कि आपके है जो कि इन क्लास का है जो कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता। तो आप दोस्तों जब भी है जो कि चैनल को सब्सक्राइब करते हो तब ऑल पर सब्सक्राइब किया करो, है ना, ताकि है जो कि सबसे पहले आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुज़ुर्गों का। मिलता हूँ एक अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। ऑल दी बेस्ट।